कल्पना कीजिए कि हमारे पास एक लंबा मोटा तार है जिसकी त्रिज्या r है और इसमें एक धारा I प्रवाहित हो रही है। आप मान सकते हैं कि ये बहुत ही लंबा तार है। मान लीजिए ये अनंत लंबाई का तार है। हमारा लक्ष्य यह है कि इसमें जो ये धारा है इसके कारण जो आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा उसका पता लगाना। तो इस वीडियो में हम इस तार के बाहर का जो क्षेत्र है उसमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे और अगले वीडियो में हम ये तार के अंदर का जो क्षेत्र है उसमें हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। तो मान लीजिए हम इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना चाहते हैं और इस बिंदु की दूरी इस तार के केंद्र से r है, छोटा r। अब हमें धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी गणना करने के लिए दो नियम पता है। एक होता है बायो सावर्ट नियम और एक होता है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो अब पहले देखते हैं कि यदि हम बायो सावर्ट नियम का उपयोग करेंगे तो हमें क्या करना होगा। तो हमें इस पूरे चालक को लेना होगा और इसके छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे। और जब हम कह रहे हैं कि हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं तो हमें असल में इसके टुकड़े नहीं करने हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं कि हमें जब ये चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है तो हम पहले छोटे छोटे हिस्सों के लिए इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे और फिर अंत में हमें उन सभी को जोड़ना होगा। और यहाँ पे ये एक बहुत लंबा चालक है जिसका अर्थ है कि हमें यहाँ पर समाकलन करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा और ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर बायो सावर्ट नियम का उपयोग नहीं करते। हम यहाँ पर एम्पियर के परिपथीय नियम यानी एम्पियर्स सर्काइटल लॉ का उपयोग करते हैं। वैसे हमें एम्पियर के नियम में क्या करना होता है, हमें यहाँ पर एक पाश को चुनना होता है, बंद पाश को चुनना होता है, एक क्लोज लूप लेना होता है और फिर हमें इस राशि की गणना करनी होती है। ये बराबर होता है म्यू नॉट आई के। आई जो है यहाँ पर उसे हम परिबद्ध धारा कहते हैं, इनक्लोज्ड करंट कहते हैं, जो इस पाश में है। हमने पिछले वीडियोस में एम्पियर के इस नियम को समझा है, तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वो पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। अब शायद आप सोच रहे हो कि यहाँ पर भी तो समाकलन है, तो ये कैसे बायो सावर्ट नियम से बेहतर हुआ। तो जो एम्पियर का परिपथीय नियम होता है उसमें कुछ ऐसी स्थितियां होती है जिसमें हम बहुत ही विशिष्ट बंद पाश को चुन सकते हैं और उस विशिष्ट बंद पाश के लिए ये जो समाकलन होगा इसे आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे और कई बार तो हमें समाकलन करने की आवश्यकता भी नहीं होगी और फिर हम कुछ ही चरणों में जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है उसके परिमाण की गणना कर पाएंगे और इस स्थिति में भी ऐसा ही होने वाला है। तो अब हमें यहाँ पर एक बंद पाश को चुनना है। तो इसे चुनने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि ये जो बिंदु है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो किस प्रकार से दिखेगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होगी वो किस प्रकार से दिखेगी और उसके बाद फिर हम अपने बंद पाश के आकार को सोच पाएंगे, हम अपने बंद पाश को चुन पाएंगे। तो अब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो किस प्रकार से दिखेंगी, तो हमें ऑर्स्टेड के प्रयोग से पता है कि यदि हमारे पास एक तार होता है तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमेशा संकेंद्री वृत्तों यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होता है। तो हम इसे यहाँ पर बना देते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और दिशा का क्या, तो हम दक्षिणहस्त अंगुष्ठ नियम यानी राइट हैंड थंब रूल का उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो यदि हमारा अंगूठा धारा की दिशा में इंगित कर रहा है तो जो हमारी ये मुड़ी हुई उंगलियां है वे क्षेत्र की दिशा को दर्शा रही है और इसलिए हमारा जो क्षेत्र है उसकी दिशा कुछ इस प्रकार से होगी। तो चलिए अब ये देखते हैं कि हमारी ये जो स्थिति है इसमें क्या विशेष बात है, इसमें क्या खासियत है। तो आप इस वृत्त पर गौर कीजिए, क्योंकि ये वृत्त है तो इस पे जो भी बिंदु होगा उसकी दूरी जो तार का केंद्र है उससे समान होगी, यानी इन सब की दूरी r होगी, जिसका अर्थ ये हुआ कि इस तार पर जितने भी बिंदु है उन सभी बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है वो एक समान होने वाली है। यानी ऐसा मान लीजिए कि ये बिंदु है तो अगर यहाँ पर इस दिशा में ये b है, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र सदिश की दिशा ये है, और मान लीजिए कि इसका मान जो है वो 100 है, तो ये वाला जो बिंदु है यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मान 100 या 100 ही होगा। और हाँ, यहाँ पर शायद इसकी जो दिशा है वो स्क्रीन के अंदर हो सकती है, लेकिन मान तो समान होगा। उसके बाद अगर हम इस बिंदु पर देखें तो यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का जो मान है उसका जो परिमाण है वो 100 ही होगा, वो 100 ही होगा। तो अब इस पूरे वृत्त पर कहीं पर भी आप देख लेंगे तो आपको चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता की उसका समान परिमाण मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पाश के लिए, इस बंद पाश के लिए यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है ये एक स्थिरांक है, ये एक नियत राशि है। तो हम इसे, ये जो समाकलन का चिन्ह है इससे बाहर लिख सकते हैं और हमें केवल यहाँ पर ये जो dl है इसी का समाकलन करना होगा, जो काफ़ी आसान होता है। अब आप खुद सोचिए कि आप किस प्रकार का बंद पाश यहाँ पर चुनेंगे। तो रोकिए वीडियो को और सोचिए इस बारे में। ठीक है, चलिए काम करते हैं, हम अलग अलग आकारों को लेते हैं और उन्हें देखते हैं कि क्या हम उन्हें उपयोग कर पाएंगे या नहीं। तो हम पहले एक आयत से शुरुआत करते हैं। तो ये इस प्रकार का कुछ आयत हम यहाँ बना लेते हैं। क्या हम किसी आयत को एक बंद पाश के रूप में उपयोग में ले सकते हैं एम्पियर के नियम में? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। हम एम्पियर के नियम में किसी भी बंद आकार को ले सकते हैं जिसे हम बंद पाश मान सकते हैं।
अब यहाँ पर ये जो आयत है इसमें हमें ये बी डॉट डी एल जो समाकलन है इसकी गणना करनी होगी, लेकिन यहाँ समस्या ये है क्योंकि ये जो इस पे जो बिंदु है वो केंद्र से समान दूरी पर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इस पूरी आयत की परिधि पर जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता होगी वो समान नहीं होने वाली है, और इसी कारण से हमें बी डॉट डी एल इस पूरे का ही समाकलन करना होगा, जो थोड़ा सा जटिल हो सकता है। और वैसे यहाँ पर कई ऐसे बिंदु होंगे जहाँ पर बी और डी एल की दिशा भी समान नहीं होगी, तो उस कारण से हमें यहाँ पर जो अदिश गुणनफल है यानी डॉट प्रोडक्ट है उसे निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट भी मुश्किल हो रहा है और समाकलन करना भी मुश्किल हो रहा है, तो आयत जो है वो एक अच्छा पाश नहीं है। हम कोई और आकार लेने की कोशिश करते हैं। तो शायद आपने अनुमान लगाया हो कि हम यहाँ पर एक वृत्ताकार पाश यानी कि सर्कुलर लूप को लेंगे, और वैसे जो भी पाश हम चुन रहे हैं उसे हम एम्पीरियन पाश यानी एम्पीरियन लूप भी कहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक समान त्रिज्या r का एक वृत्ताकार पाश बना लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो जैसे हमने पहले भी बात की, इस पूरे वृत्ताकार पाश पर जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है वो समान रहने वाली है, इसलिए हम इस समाकलन से b को बाहर लिख सकते हैं। और साथ में यहाँ पर ये जो अदिश गुणनफल है हमें इसके बारे में भी सोचना होगा। तो आप ध्यान दीजिए, इस वृत्त पर जितने भी बिंदु है सभी पर जो बी और डी एल की दिशा है वो एक समान होने वाली है, यानी कि यहाँ पर ये जो डॉट प्रोडक्ट करना है, ये जो अदिश गुणनफल करना है, ये भी बहुत आसान होने वाला है। तो क्यों ना आप वीडियो को रोककर इसे पूरा सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए साथ में करते हैं। तो हम इस समीकरण के बाएं हिस्से पर अभी ध्यान देते हैं। तो ये जो बी डॉट डी एल है ये क्या होता है, ये जो अदिश गुणनफल है ये क्या होता है, तो ये होता है बी डी एल कॉस थीटा, जहां पर थीटा बी और डी एल के बीच का कोण होता है। अब हमें पता है कि यहाँ पर ये जो कोण है ये 0 डिग्री है, तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो बी डॉट डी एल हमें क्या मिल जाएगा, बी का परिमाण गुणा डी एल का परिमाण। अब हमें यहाँ पर यह भी पता है कि जो b है वो एक नियत राशि है, तो हम इसे समाकलन के चिन्ह से बाहर रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, b समाकलन dl। तो हमें यहाँ पर केवल dl का ही समाकलन करना है। अब dl के समाकलन करने का मतलब क्या है, तो dl का मतलब होता है छोटी छोटी लंबाई, और समाकलन यानी कि हमें उन सबको जोड़ना है। तो यानी हमें यहाँ पर ये छोटी छोटी जितनी भी लंबाई है इन सभी को जोड़ना है। तो आप ध्यान दीजिए, यदि हम इन सभी लंबाइयों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें इस वृत्त की परिधि मिल जाएगी। तो यानी कि ये जो dl का समाकलन है ये क्या होने वाला है, ये वृत्त की परिधि के इक्वल होने वाला है। और हमें पता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है, उसका जो समीकरण होता है वो होता है 2πr। तो यानी कि हमें यहाँ पर समाकलन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पहले से पता है कि वृत्त की जो पूरी लंबाई है वो क्या होगी। तो ये क्या हो जाएगा, b गुणा 2πr, और ये जो r है ये छोटा r है, क्योंकि हम इस वृत्त के जो त्रिज्या है उसे हमें यहाँ पर लिखना होगा, ना कि बड़ा r। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हमें यहाँ पर समाकलन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चलिए इस समीकरण का दाहिना जो हिस्सा है उसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट गुणा आई परिबद्ध। अब ये आई परिबद्ध होता क्या है, आई इनक्लोज होता क्या है, तो ये जो पाश है इसमें जो भी धारा इनक्लोज है, जो भी धारा परिबद्ध है उसे ही हम आई इनक्लोज या आई परिबद्ध कहेंगे। अब इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप यहाँ पर ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पर एक सतह है। आप ऐसा मान सकते हैं कि साबुन का एक बबल है जिसकी एक फिल्म यहाँ पर बनी हुई है, तो इस प्रकार की कोई सतह है यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, ये जो सतह है इससे कितनी धारा निकल रही है, आर पार जा रही है आई धारा, जो इसमें तार में है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आई परिबद्ध है वो कितना होगा, वो कैपिटल आई होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, b गुणा 2πr बराबर म्यू नॉट आई। तो यहाँ से b क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बटे 2πr। तो अब यहाँ पर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, जो b है वो धारा पर निर्भर करता है। अगर धारा अधिक होगी तो b भी अधिक होगा, और ये समझ में आता है क्योंकि जो धारा है वही इस चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पर बना रही है। उसके अलावा यहाँ पर ये छोटे r पर भी निर्भर करता है। तो यदि ये जो छोटा r है इसका जो मान है वो कम होगा तो b का जो परिमाण है वो अधिक होगा, यानी ये जितना पास में होगा इस तार के जो b है उसका परिमाण उतना ही अधिक होगा, और ये भी हमें समझ में आता है। इसके अलावा आप एक और चीज़ ध्यान दीजिए, ये बड़े r पर निर्भर नहीं कर रहा, जो ये तार का जो r है, जो उसकी जो त्रिज्या है ये उस पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि भले ही ये तार मोटा हो या ये तार पतला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो सेम हो। जैसे यहाँ पर आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो यदि ये जो तार है वो मोटा हो या पतला हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसे एम्पियर के नियम से समझ सकते हैं, क्योंकि एम्पियर के नियम में हमने ये देखा है कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो तार है वो मोटा है या पतला है। हमें बस इस बात पे ध्यान देना होता है कि ये जो सतह है इससे कितनी धारा निकल रही है, इसमें कितनी धारा प्रवेश कर रही है और बाहर निकल रही है। भले ही तार मोटा हो या पतला, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर से हम आपको एक बात बोलना चाहेंगे कि आपको ये समीकरण याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप एम्पियर के परिपथीय नियम को समझते हैं तो आप आसानी से इसे व्युत्पन्न कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।